चीनी की बढ़ती कीमत ने चाय भी गरीब आदमी के पहुंच से एक्चुअली दूर कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में होटल्स पर चाय की प्याली महंगी हो गई है। होटलों पर, होटल्स वाले चाय की बात नहीं कर रहे हैं हम, होटलों पर और ताजिरों और सरमायाकारों से आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ अमूर पर बराह रास्त बातचीत की है। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में भी टी स्टॉल्स ने चाय की कीमतें बढ़ाने की तैयारी पकड़ ली है। चीनी की कीमतें हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर गुजरते दिन के साथ कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। कोयटा में फी किलो चीनी 225 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। फौज करप्शन करने वालों के पीछे जाएगी। सिपा सलार ने डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। और जो चूरन बेचा ना वो गुड गवर्नेंस कर सके, महंगाई का एक तूफान लेके अवाम के ऊपर डाल के वो अपने अपने ममालिक के अंदर चले गए। जैसे साथ ही साथ उन्होंने ईरानी तेल की कराची में फरोख्त से मुतालिक जो वहां मौजूद कोर कमांडर कराची को इस मामले पर बाकायदा वर्किंग करने की हिदायत भी कर दी और शुरका को ये यकीन दिलाया है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग का सदेबाब किया जाएगा। अच्छा, आर्मी चीफ ने मुल्क की मुआशी हालात पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए ताजरों और सरमायाकारों को यकीन भी दिलाया कि वो जल्द मुल्क के मुआशी हालात को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा है कि अरब ममालिक से भारी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से आर्मी चीफ ने यह भी कहा था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिनिस्ट्री से फारिग होते हैं, दूसरे दिन बैग पकड़ते हैं और चले जाते हैं, तो बुनियादी तौर पे उनका ये वतन तो नहीं है। उनके वतन तो किसी का बरतानिया में है, किसी का दुबई में है, किसी का अमेरिका में है। वहाँ बच्चे हैं, वहाँ बिजनेस है, वहाँ सितंबर जो है वो सितमगर होता जा रहा है। कराची के अंदर अमलन वहाँ पे सिचुएशन इस तरह की पैदा हो चुकी है कि वहाँ पे जो मीटिंग हुई है आर्मी चीफ साहब की, वहाँ पे ताजरों के मुतालबे के ऊपर कराची का जो सिस्टम है उसको एक्सपोज करना, वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ना, उस पर काम शुरू हो चुका है। कोर कमांडर कराची ने फौरी तौर पे उस पर मीटिंग कर ली है। कोर कमांडर लाहौर जो है वो यहाँ की गवर्नेंस के हवाले से आज मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ ताजरों को जो यकीन दहानी करवाई गई है वो ये कहा गया है कि वो जो बिजनेस के इनिशिएटिव्स होंगे उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई महकमा उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। और आप हैरान होंगी कि आर्मी चीफ को ये कहना पड़ा ताजरों की मीटिंग में कि सऊदी अरब से जो फीडबैक आया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के रवैये की वजह से सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और यहाँ पे टॉप लेवल पे यानी किंग एमबीएस जो है किंग सलमान, उसके लेवल से ये फीडबैक आया और उन्होंने कहा कि इसके बाद FIFC जो बनाई गई है उस पे ये इंश्योर किया गया है कि कोई अदारा, कोई जुडिशरी, कोई ब्यूरोक्रेसी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी और वो उसी तरह काम करेगी और उस पे कोई सुर्ख फीते वाला मामला नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौसम के अंदर जब यहाँ पे ये भी बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही कि तीनों बड़ी पार्टीज जो हैं तीनों एक जैसी हैं और कुछ लीडर्स का नाम लेके उन्होंने कहा कि ये साइकिल सवार थे, ये अरबपति हो गए, ये कैसे हुए। तो तीनों पार्टीज को वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझते करप्शन के हवाले से। ऐसे मौसम में ख्वाजा साहब दावत दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों दावत दे रहे हैं। अच्छा ठीक है पीपल्स। हमीद गुल साहब, ये बड़ी एक खुश आइन बात है उनकी मुलाकात सरमायाकारों से आर्मी चीफ साहब की और ये जितने भी ताजिर बिरादरी, बिजनेस कम्युनिटी और जिस तरह के जुबैर मोती वाला सब बता रहे हैं कि सबको बोलने का मौका मिला। अगर 40 लोग हैं तो 41 लोगों ने बात की होगी और बड़ा खुलकर बात की, तमाम आइडियाज़ को भी शेयर किया, जो मसाइल है उनकी निशानदेही की। मुझे लगता है कि जो मसाइल हैं अगर उनको समझ लिया जाए तो उसका हल भी निकाला जा सकता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सवाल को समझ लें तो सवाल को समझने में आधा जवाब होता है। हम अक्सर सवाल को ही नहीं समझ पा रहे होते, तभी जवाब भी नहीं दे पा रहे होते हैं। तो मुझे ये याद पड़ता है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इकोनॉमिक कमेटी का सरबराह लगाया पिछली हुकूमत ने, तो मोर और लेस बातें सारी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होगी, आपको ऐसा ही मिलेगा। बहरहाल ये एक अलहदा बात है। असल बात है कि जो हमारा पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन जैसे अभी जुबैर साहब हैं या दीगर हैं, ये तो पहली टैक्स पेयर हैं। ये मेरा ख्याल है कि उन लोगों से भी मुलाकात करनी चाहिए क्योंकि वही तमाम लोग
मैं समझता हूं कि बिकमिंग विक्टिम ऑफ आवर ओन सेल्फ जेनरेटेड प्रोपेगेंडा हमें नहीं बनना चाहिए। हमें हालात यकीनन, क्योंकि इस टाइम पे जो अगर आप आईटी की बात करें, आईटी के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि आईटी का बिजनेस तो पहले भी था 9/11 से पहले और बहुत अच्छा ब्लॉसम पे चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने वो तमाम बिजनेस शिफ्ट कर दिया, सिलिकॉन वैली इंडिया को दे दिया और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान का वो बिजनेस चला गया। आईटी का बिजनेस करने के लिए क्या यूरोपियन ममालिक, क्या अमेरिका आपके साथ कोई एग्रीमेंट करने के मूड में है? और अगर है तो फिर आईटी का बिजनेस जो है वो ब्लॉसम पे आएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ फायदा अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ है आपके ये सऊदी अरब को, आपको याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो वो 22 बिलियन का वो एक रिफाइनरी का वो काम करना चाहते थे और उनको जो है वो ना जमीन दी गई और ना उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई। वो एमओयू भी साइन हुआ था लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अभी मसला यहाँ ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बाइंडिंग्स है। आर्मी चीफ और उनकी टीम इंतहाई अच्छे माजी में भी रहे हैं और अब वाले भी बेहतरीन है, क्योंकि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से जानता हूँ, मेरा घराना है और मुझे पता है कि जितने अच्छे लोग और कॉम्पिटेंट लोग और ईमानदार लोग इस टाइम पे मौजूद हैं वो यकीनन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हर आदमी को अपने एम्बिट में काम करना है। आप इससे अंदाजा करें कि सिविल डिफेंस और लोगों के हवाले से जो मुख्तलिफ इदारे हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए में जो पिछले 76 साल से तनख्वाहें ले रहे हैं, एक बटग्राम के अंदर डोली का वाकया हो गया तो फौज वाकई जो है बचाना पड़ गया। वो लोग जो तनख्वाहें और मुराद ले रहे थे वो कहाँ चले गए? इसका मतलब है कि आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है टू द कोर। अब मसला यहाँ ये है कि अगर हर काम अफवाज पाकिस्तान के जुमरे में डाल दिया जाएगा, और ये भी देखें ना कि जो टैक्स चोर है वो कौन है, जो मनी का काम करते हैं, करेंसी का कारोबार करते हैं, आप करती हैं या मैं करता हूँ? हम तो नहीं करते। फिर जो लोग करते हैं वही सारे ये काम कर रहे हैं ना। इसका मतलब है जो पाकिस्तान को नुकसानात हो रहे हैं वो हवाला हुंडी के कारोबार से हो रहे हैं, और वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये हमें गौर करना पड़ेगा। खनानी एंड कालिया की मिसाल आपके सामने मौजूद है माजी के अंदर। इसी तरीके से दर्जनों मिसालें मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन हमें ये देखना है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन क्या दूसरे इदारे और हमारे अवाम और अशराफिया क्या उनके साथ इस मिशन में साथ हैं? यकीन मानिए कि अगर इस तरह से कुछ काम हो गए, मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि आप अगर ईरान के ऑयल, गैस और बिजली का, गैस का तो ऑलरेडी मुआहदा हुआ है और बिजली जो है वो 105 मेगावाट आप ले रहे हैं, आप अगर ऑयल भी उनका जो है लीगलाइज कर दें तो नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बार्टर ट्रेड है और वो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का है। और अगर आप 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो तकरीबन यूरोप और अमेरिका के साथ मिलके जो आपका एक्सपोर्ट है वो 15 बिलियन डॉलर बनता है। उससे भी 5 बिलियन आप ऊपर चले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि डॉलर में पेमेंट ऑयल की नहीं करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान का डॉलर पाकिस्तान में रहेगा, लोगों को उनकी एलसीआं खोलने में, उनके मामलात सीधे करने में जो है वो फायदा होगा। और डॉलर जो है वो एक हफ्ते में, जुबैर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लगारी साहब बैठे हैं, पूछें अगर वो डॉलर पाकिस्तान में रह गया तो 100 रुपया डॉलर अगर एक हफ्ते में ना नीचे आ गया, आप मुझसे पूछिएगा। कोई लगाम डालना चाहे तो अब तो जाहिर किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी तो निगरान हुकूमत जिस तरह आप बता रहे हैं कि नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस नजर आ रही है और तमाम तर दावों का, आप कितने होपफुल हैं? मतलब आपको लगता है कि एक्चुअली थिंग्स माइट चेंज? लेट्स सी, तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की कीमत जो है वो 200 रुपए से ऊपर चली गई है और चीनी बहरान पर हुकूमती एक्शन भी जारी है।